Ji, welcome back. Assalamu alaikum. I hope you'll be fine. Okay, so last time we were discussing the negotiation steps. बल्कि नेगोशिएशन के आगे हम चले गए थे, हमने मीटिंग को भी कवर कर लिया था, हमने मीटिंग के भी सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया था, लाइक टाइप ऑफ मीटिंग भी हमने गो थ्रू कर ली थी. सो दिस टाइम आई एम गोना कंटिन्यू फ्रॉम द स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशंस. ठीक है जी. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अब स्पीचेस और प्रेजेंटेशंस जो होती हैं वो भी फेस टू फेस होती हैं या बोल के होती है. जिस तरह से मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ तो जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो भी डेफिनेटली फेस टू फेस है. ठीक है. और जो स्पीचेस होती हैं हम डिस्कस करेंगे कि स्पीचेस और प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है जी. सो स्पीच इज डिफाइंड एज द फॉर्मल टॉक. एक फॉर्मल टॉक होती है डिलीवर बाय स्पीकर थ्रू स्पोकन वर्ड्स, वो जहाँ पे अल्फाज अपने बोलता है. द स्पीच इज डिलीवर्ड इन फ्रंट ऑफ अ पीपल हु हैव गैदर्ड एट अ प्लेस टू हियर द स्पीकर. ठीक है जी. एक जगह पे सब लोग इकट्ठे होते हैं और वो स्पीकर को सुनना चाहते हैं. द परफेक्ट एग्जाम्पल जिस तरह से मस्जिद में होता है, जुम्मे खुतबा होता है, तो आप जो है ना वो जो हमारे जो इमाम साहब होते हैं जब उनकी बात को सुनते हैं तो दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ स्पीच. ठीक है जी. जब कोई पॉलिटिशियन आते हैं वो भी जब मतलब स्टेज पर आते हैं तो ऑल द पीपल आर सपोज टू लिसन. जहाँ पे सिर्फ आपका मकसद होता है सुनना, देयर इज नो क्रॉस क्वेश्चनिंग. बस चुप करके सुने. अगर आपको पसंद है और नहीं भी पसंद आपको सुनना पड़ेगा, आपकी अपनी नहीं चलेगी. ठीक है. यू हैव टू लिसन. अ गुड स्पीच इज क्लियर. अब अच्छे स्पीकर होते हैं, जो अच्छी स्पीच होती है बड़ी क्लियर होती है, बड़ी कंसाइज टू द पॉइंट होती है, पीपल ओरिएंटेड लोगों के मुताबिक होती है, इंटरेस्टिंग एंड ऑन टारगेट. वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, लोग उसमें बड़ा मोटिवेटेड होते हैं, लोग उससे बड़ा इंस्पायर्ड होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं. एंड ऑन टारगेट, बड़े मकसद की बात होती है, कोई इधर उधर की बात एज सच नहीं होती. एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल. अच्छा, ये मैंने स्पीच का आपको बता दिया. स्पीच इज अ वन वे कम्युनिकेशन, जहाँ पे एक पर्सन यहाँ पे स्टैंड कर रहा होता है और सम हो जो हमारा जो कल्चर है टीचिंग का भी, वो भी सारी स्पीच ही है कि टीचर स्पीकिंग एंड इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन. जिस तरह से आजकल जिस तरह से मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो इट्स अ स्पीच. अगर आप क्लास में होते तो वो स्पीच नहीं होनी थी बल्कि वो प्रेजेंटेशन होनी थी, लेक्चर्स जिसे बोलते हैं. कि प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जितना स्पीकर के पास है राइट बोलने का, आपके पास भी इतना ही राइट है बोलने का. ठीक है जी. लाइक आप भी क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि आप भी काउंटर आर्ग्यू कर सकते हो. ठीक. लेकिन हमारा जो कल्चर है वो समहाउ इसको इतना इनकरेज नहीं करता, और हमारा कल्चर ज़्यादा इनकरेज करता है वो स्पीच पे करता है. गल समझ आ गई बेटा? सो आई होप यू अंडरस्टूड the crux of the speech. Now moving towards the presentational part. Experts and professionals make use of their effective verbal and oral communication skills. अब जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कंपनीज में जो प्रेजेंटेशन करते हैं, या जो प्रोफेशनल टीचर जो प्रोफेशनल लोगों को पढ़ाते हैं, ओके, वो जो स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, ओके. Okay, again I'm saying the expert and professional make use of their effective verbal and oral communications. जो professionals होते हैं वो बड़ी effective oral communication करते हैं, okay, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की verbal communication करते हैं, okay, and deliver presentation and lectures to convey their expertise on some particular. और वो जो उनको जो conveying style होता है वो presentational style होता है. अब speech में ही होता है कि जिस तरह से स्पीच थोड़ी सी बोरिंग होती है, वन वे होती है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन बड़ी इंटरेक्टिव होती है. आपसे बार बार पूछा जाता है, अच्छा आप बताएं इसका क्या मतलब है, अच्छा सब मिलके बताएं इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है. ठीक है जी. आपकी क्या ओपिनियन है? ठीक है. ओके, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है. तो सामने ऑडियंस बैठी होती है तो हम उनसे डिफरेंट इस तरह से उनका फीडबैक ले रहे होते हैं कि आपकी क्या ओपिनियन है, या आप बताएं, या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. तो जो प्रेजेंटेशन होती है वो मतलब उसमें जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही होती है वो बोथ साइड से हो रही होती है. वो मेरे एंड पे भी हो रही होगी और आपके एंड पे भी हो रही होगी. अच्छा, हमारा आज का जो टीचिंग स्टाइल है अभी, जो ड्यू टू द ऑनलाइन लर्निंग की वजह से, अब समहाउ हम भी प्रेजेंटेशन वाली साइड पे हैं, लेकिन टू वेरी ग्रेट एक्सटेंट वेरी लिमिटेड. कि आप अपना व्हाट्सएप पे जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं आप व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, या आप जो है ना और अदर मीडियम्स पे शेयर करते हो. तो ये भी सम सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन है कि जहाँ पे आपको भी राइट है कि आप भी आगे क्वेश्चन पूछ सकते हो. डेली बेसिस पे जो भी आप लेक्चर सुनते हो उसमें से आप, अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो यू कैन आस्क दैट थिंग. ठीक है जी. गल समझ आई? तो ये भी एक प्रेजेंटेशन की ही फॉर्म है. आजकल जो प्रेजेंटेशन पहले फेस टू फेस होती थी, और आजकल जो है वो बिहाइंड कैमरा हो गई है, बिहाइंड स्क्रीन हो गई है जी. वट एवर द पर्पज एंड इंटेंट टू बी a presentation, the presenter is required to keep things simple and clear by preparing
एडिक्वेट, ठीक है जी। जो भी मकसद है प्रेजेंटेशन का, आपका जो भी पर्पस है, जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है, क्यूएम की प्रेजेंटेशन है, आईटी की है, इंग्लिश की है, बिजनेस कम्युनिकेशन की है, या कोई कंप्यूटर की है, या कोई और अकाउंटिंग की है, कोई भी आपकी प्रेजेंटेशन है, ठीक है, ओके, कहना ही चाह रहा है कि ठीक है प्रेजेंटेशन इज फाइन, जो भी आप करो, लेकिन होनी वो अच्छी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा टेक्निकल और जार्गन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बड़ी इंगेजिंग किस्म की होनी चाहिए। इफेक्टिव लैंग्वेज, adequate examples and audio visual aid help make a successful presentation। अब जो प्रेजेंटेशन होती है, ये बात याद रखना, जो स्पीच होती है सिर्फ बोलना 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 होता है। अब जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें ऑडियो भी चलती है, उसमें वीडियोस भी चलाई जाती हैं, उसमें पिक्चर्स भी दिखाई जाती हैं, उसमें मल्टीमीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ठीक है जी। उसमें जो स्पीकर है वो मूव कर रहा होता है, इस तरह से ना वो सब ऑडियंस में मूव कर रहा होगा, ठीक है। वो बल्कि समटाइम ऐसा होता है कि वो ऑडियंस में ही बैठ के कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ऐसा कई दफ़ा देखने में आया कि स्पीकर जो है ना वो ऑडियंस में ही बैठ के वहीं बोलना शुरू कर दिया उसने, ठीक है। तो दिस इज अ प्योर एग्जांपल ऑफ अ प्रेजेंटेशन। At such presentation, enough time is dedicated for question answer session by the audience as well, ठीक है। So at the end of the session, जब वो प्रेजेंटर अपनी बात खत्म कर लेता है, तो at the end of a session, at the end of the presentation, क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है कि जिसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं के ऑडियंस के, दे कैन आस्क अ क्वेश्चन। फॉलोइंग स्टेप्स कैन हेल्प डिलीवरिंग पावरफुल स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन। अब ये स्टेप्स हैं कि अगर फॉलो करोगे तो आपकी स्पीचेस और प्रेजेंटेशन बड़ी जबरदस्त किस्म की होने वाली। द फर्स्ट वन इज बिफोर हैविंग रिटन अ सिंगल वर्ड, ठीक है। द फर्स्ट एंड की स्टेप इज टू नो क्लियरली व्हाट द पर्पस बिहाइंड द स्पीच एंड प्रेजेंटेशन। सबसे पहले याद रखना, जिंदगी में हम कोई भी काम करते हैं, चाहे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, चाहे आप स्पीच दे रहे हो, चाहे आप लेटर लिख रहे हो, चाहे आप किसी को व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कर रहे हो, चाहे आप फेसबुक यूज कर रहे हो, कुछ भी आपका उसको कोई मकसद होना चाहिए। इफ देयर इज अ मकसद, इफ देयर इज अ पर्पस, देन यू मूव ऑन। जिंदगी में बगैर मकसद के आपने कोई काम नहीं करना। आप सीए का इसके पीछे एक मकसद है, आपका मकसद है कि आपने अच्छी जॉब लेनी है, या आपने अच्छा फेम हासिल करना है, या कुछ स्टेटस, व्हाटसोएवर। हर शख्स का डिफरेंट एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो कहना ये चाह रहे हैं आप जिंदगी में सारे काम करो जो भी आपने कर, लेकिन विदाउट मकसद ना करो। आपके जहन में पहले हो कि मैंने पहुंचना किधर है, मेरी मंजिल क्या है, मेरी डेस्टिनेशन क्या है। तो जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो पहले आपको पता हो कि आप प्रेजेंटेशन क्यों दे रहे हो, इसका मकसद क्या है, ऑडियंस इसको सुनने के बाद क्या लर्न करेगी, उनको क्या नया सीखने को मिलेगा। जिस तरह मैं आज की प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो मेरे जहन में क्लियरली है कि आज मैंने क्या पढ़ाना है और मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, मेनली आपको आई कैप के लिए, एग्जाम के लिए पास करना है, मेन तो ये है। उसके बाद फिर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर आपको नॉलेज देना है, ठीक है जी। तो ये सारे मकसद मेरे जहन में है, उसके मुताबिक आपको लेके जा रहा हूं। तो फर्स्ट स्टेप इज कि आपने ऑडियंस को, सबसे पहले आपके जहन में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि आप वो काम कर क्यों रहे हो, आप वो प्रेजेंटेशन दे क्यों रहे हो, आप टीचिंग कर क्यों रहे हो। अब मुझे पता है कि मैं टीचिंग क्यों कर रहा हूँ, मैं कोई और काम भी कर सकता हूँ, मैं कंपनीज में भी जा सकता हूँ, बैंक्स में भी जा सकता हूँ, मैं ढेर सारे और काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं टीचिंग क्यों कर रहा हूँ। आई हैव अ क्लियर माइंड, ठीक है जी। लेकिन हमारे कल्चरल प्रॉब्लम क्या है कि लोग काम कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भेड़ चाल है, सब कर रहे हैं तो हम भी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। सो दैट इज अ वेरी बिग इश्यू इन अवर कल्चर। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंटेशन आर मोर अबाउट ऑडियंस देन द स्पीकर। जो प्रेजेंटेशन होती हैं वो आपकी अपनी जात की नहीं होती, बल्कि ऑडियंस के मुताबिक हो। जो स्पीच होती है वो स्पीकर के मुताबिक होती है, उसमें स्पीकर का नॉलेज होता है, उसमें स्पीकर की सारी बातें होती हैं। लेकिन जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें ऑडियंस की ज्यादा बातें होती हैं और ऑडियंस के मुताबिक स्टाइल रखा जाता है, ऑडियंस के मुताबिक जो है ना वो पारा लैंग्वेज रखी जाती है। सो नो हु योर ऑडियंस आर बिफोर यू क्रिएट द प्रेजेंटेशन। सो नो हु योर ऑडियंस आर बिफोर यू क्रिएट द प्रेजेंटेशन। तो आपको पता हो कि आपकी ऑडियंस किस तरह की है, ओके। तो उसके मुताबिक आपने प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, ठीक हो गया यहाँ तक। सो गल समझ आई बेटा। सो प्रेजेंटेशन किसके मुताबिक होती है, उसमें स्टाइल किसके मुताबिक रखना होता है, उसमें वर्ड्स किसके मुताबिक रखने होते हैं। एवरीथिंग इज केप्ट अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। तो सुबह ये कहना चाह रहा है कि प्रेजेंटेशन बनाने से पहले आपके जहन में ऑडियंस हो और उसके मुताबिक फिर आपने प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, ठीक है। जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूं तो लेक्चर में अपने मुताबिक नहीं दे रहा, बल्कि आपके मुताबिक, आपके लेवल पे आके दे रहा हूं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट बुलेट पॉइंट इज फोकस ऑन द सेंट्रल एंड कोर आइडिया ऑफ प्रेजेंटेशन। अब आपने जब प्रेजेंटेशन देनी है तो आपने सिर्फ कोर आइडियाज पे ही फोकस रखना है। ये ना हो कि आप
मैंने टॉपिक शुरू किया बिजनेस कम्युनिकेशन और मेरी जो बात खत्म हो रही है वो क्यूएम पे हो रही है, मेरी जो बात खत्म हो रही है वो जो है ना वो अकाउंटिंग पे हो रही है, नहीं। ओके, मतलब जो मकसद है आपका प्रेजेंट करने का, आपने उसी मकसद में रहना है, आपने उस मकसद से हटना नहीं है। कई दफ़ा ऐसे देखने में आया, कुछ ऐसे प्रेजेंटर्स होते हैं कि वो बात तो शुरू करते हैं, सपोज उन्होंने बात शुरू की जनाब अकाउंटिंग की, ठीक है, उन्होंने बात शुरू की जनाब इकोनॉमिक्स की, और जो बात खत्म हुई वो केमिस्ट्री पे जाके, वो जो बात खत्म हुई फिजिक्स पे जाके, तो ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आपने फिनिश करना है। अगर आपका पॉइंट फिनिशिंग पे कोई और आ गया, मीन्स यू आर नॉट फोकस्ड, ठीक है, आप अपनी डायरेक्शन से हट गए थे। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट इज आइडेंटिफाई योर की एरिया दैट यू नीड टू बी डिस्कस। फिर आपको पता हो कि मैंने किस एरिया को कैसे डिस्कस करना है, कैसे टच करना है। जिस तरह से द परफेक्ट एग्जांपल, आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सो माय स्टाइल इज अ प्रेजेंटेशनल स्टाइल। मुझे पता है कि मैंने किस टॉपिक को आगे कैसे लेके चलना है। नेक्स्ट इज क्रिएट एन ओपनिंग दैट इज अटेंशन। अब आपने जो प्रेजेंटेशन देनी होती है वो आपने डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर देनी होती, स्पीच हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। आपको पता होता है ये टॉपिक है, इस पे आज बात होनी है, लेकिन प्रेजेंटेशन में थोड़ा सस्पेंस रखा जाता है। अच्छी प्रेजेंटेशन होती है थोड़ा सस्पेंस रखा जाता है। अब यहाँ पे तो हमें पता है कि आज हमने टॉपिक क्या पढ़ना है, लेकिन कई ऐसी प्रेजेंटेशन होती हैं, अब जिस तरह से किसी की प्रेजेंटेशन है एनर्जी क्राइसिस, पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस होते हैं, ठीक है जी, जिस तरह से ये है इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है या गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है जी, ये लोड शेडिंग वगैरह जो हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। अब आप इस पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो कि पाकिस्तान में सपोज एनर्जी का कितना प्रॉब्लम, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कितना प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी शॉर्ट आती है, या हमारी कितनी कंजम्पशन है और कितनी हम सप्लाई कितनी बना रहे हैं हम, ठीक है जी, इस पे आपकी पूरी प्रेजेंटेशन है। अब आप जो अच्छे प्रेजेंटर होते हैं वो डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे, ओके माय टॉपिक टुडे इज अबाउट इलेक्ट्रिसिटी गैप इन पाकिस्तान, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल इन पाकिस्तान। सो अच्छा, जो कन्वेंशनल प्रेजेंटेशन होती है ना वो इस तरह से होगी जो थोड़ी बोरिंग होती है। अच्छा, तो आज मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल के ऊपर, ओके। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में इतनी सप्लाई है और इतना गैप है, ओके, इतनी कंज्यूम हो रही है। सपोज जो प्रोड्यूस हो रही है वो 15,000 मेगावाट, लेकिन जो कंजम्पशन है वो सपोज 18,000 मेगावाट है। अब कंजम्पशन क्योंकि 15,000 है, और नहीं सॉरी, जो सप्लाई है 15,000 है और जो कंजम्पशन है वो 18,000 है, तो 3,000 का गैप है, ओके। सो इसलिए हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अब ये थोड़ा बोरिंग लगता है इस तरह से। अब किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो अटेंशन ग्रैबिंग, किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो, लाइक hey guys, do you know how much energy crisis we have in Pakistan? Okay, let me give you example. Okay, let me start with a very interesting very interesting information. Okay, let me know how much energy we consume on this earth on annual basis. एक साल में हम इस कुरे अर्थ पे कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जी बताएं। इस कुरे अर्थ पे हम जितनी भी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, चले इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर लें, वो कितनी एनर्जी है। यस, वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। जी आप बताएं, जी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप बताएं, जी आप बताएं। अब हर एक से आप पूछेंगे जी बताएं आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा ही है ना, ओके जी। अब किसी को इस इंफॉर्मेशन का ऐसा नहीं पता, अब सारे सस्पेंस हो जाएंगे, यार क्या ऐसी मतलब कितनी हम कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब क्योंकि किसी के पास इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं हो जाती वो सस्पेंस हो जाता है, उसको इंफॉर्मेशन सुनने में, उसको इंफॉर्मेशन लेने में तो बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है जी। नाउ आपने इसको कैसे जवाब, पहले सबसे पूछें, प्रोबब्ली नन ऑफ द पर्सन विल नो दिस आंसर, देन ओके यू विल बी सरप्राइज्ड टू लिसन, you will be surprised to know that the energy that we consume on this earth on annual basis, जो हम इस जमीन पे एक साल में जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जो खुद प्रोड्यूस करके, ठीक है, is equal to 1 minute sun energy from the sun. 1 minute, sorry, sun energy, yes, from the sun towards the earth. एक मिनट में जो सन एनर्जी आती है, जो सन की जो लाइट है, जो एनर्जी आती है टुवर्ड्स द अर्थ, इज इक्वल टू 1 year एनर्जी कंजम्पशन ऑन दिस अर्थ। एक साल जो हम प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी इज इक्वल टू जस्ट 1 minute सन एनर्जी फ्रॉम द सन, ठीक है जी। तो कितनी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि एक मिनट में जो वहां से हमें जो एनर्जी मिल रही है सूरज से, वो हम एक साल में जो प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज इक्वल टू दैट।
एक साल में दुनिया कितनी तरक्की कर गई है, कितनी पूरी दुनिया इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है, डिफरेंट रिसोर्सेज पे चल रही है, नेचुरल रिसोर्सेज पे चल रही है, गैस पे चल रही है, एलपीजी पे चल रही है, आपको पता ही है, और डिफरेंट रिसोर्सेज पे चल रही है, पेट्रोलियम पे चल रही है। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली सिर्फ ये जितनी भी एनर्जी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इज इक्वल टू 1 मिनट सन एनर्जी फ्रॉम द सन। So this is how they start. The next bullet point is create a powerful ending. जो अच्छे प्रेजेंटर्स होते हैं वो स्टार्ट भी बड़ा एनर्जेटिक करते हैं और उनकी फिनिशिंग भी इतनी एनर्जेटिक होती है। जो कई दफ़ा देखने में क्या है कि कुछ स्पीकर्स होते हैं कि जब वो स्टार्ट करते हैं तो बड़े एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन अपनी सारी एनर्जी वो ओपनिंग पे लगा देते हैं और जब फिनिशिंग पर आते हैं तो उनकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। ठीक है, अब ये काम नहीं करना आपने, आप ही घंटे की प्रेजेंटेशन है, घंटे का लेक्चर है, तो आप एनर्जी को ऐसे मेंटेन करके रखना है कि पूरे घंटे में आपकी एनर्जी बरकरार रहे और आखिर दम तक आपकी एनर्जी बिल्कुल ओके रहे। ठीक है जी। और जो अच्छे प्रेजेंटर्स होते हैं उनका पता तब चलता है कि उन्होंने क्लोजिंग कैसे की, क्योंकि ओपनिंग में तो सारे पूरी कोशिश करते हैं, जान लगाते हैं उस चीज़ को अच्छा करने में, लेकिन क्लोजिंग आपने कैसे की वहाँ से पता चलेगा कि वो प्रेजेंटर कितना अच्छा था। ठीक है जी। जिस तरह से कोई शख्स जो है जब वो आपसे मिल के जाता है तो आपने उसको सी ऑफ कैसे किया, वो आपने उसको रुखसत कैसे किया, यहाँ से पता चलेगा कि आप उसके लिए कितने खैर ख्वाह हैं। ठीक है। अब वो जब आया आपने बड़े अच्छी तरीके से ट्रीट किया, लेकिन जब अब वो गया तो आपने उसको गालियों से रुखसत किया, देखिए आपकी लड़ाई हो गई, तो फिर इसका मतलब है देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग। ठीक हो गया यहाँ तक जी। नेक्स्ट इज रिहर्स बिफोर यू फेस योर ऑडियंस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। Even you have heard 1000 times practice 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 makes a man perfect। कहते हैं ना practice makes a man perfect। perfect तो कोई नहीं होता, near to perfect हो सकता है, okay, but it is reality that practice can only make you near to perfect। ठीक है जी। सो हमारी प्रॉब्लम क्या है जी, हम प्रेजेंटेशन मल्टीमीडिया पे तैयार कर लेते हैं या उसको वैसे पढ़ लेते हैं, लेकिन हम उसको ऑडियंस के सामने या पहले शीशे के सामने या अपने किसी दोस्त यार के सामने पहले प्रैक्टिस नहीं करते। यू हैव टू प्रैक्टिस बिफोर प्रेजेंटिंग। It's not an easy task, it's a very difficult task। ठीक है जी। So reflect back and see if something needs to be added। reflect back and see if something needs to be edited। ठीक है। अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप में क्या कमी कुताही है, क्या वीकनेस है, आप उसको फिर फोकस करके अपने आप को इंप्रूव करो। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ डिलीवर इन फ्रंट ऑफ द लाइव ऑडियंस। अब टाइम आ गया, नाउ फेस द म्यूजिक, face the audience। Now time has come to face the audience, so now deliver in front of the live audience, get the feedback and improve for future। get the feedback and improve for the future। ठीक है जी। अब now deliver in front of the audience। अब ऑडियंस में डिलीवर करो, फिर उनका फीडबैक लो, उनसे पूछो सर आपको कैसी प्रेजेंटेशन लगी, आपको ये लेक्चर कैसा लगा। वहां से आइडिया होगा कि आपने उस चीज को कैसा परफॉर्म, क्योंकि इंसान अपने मन में तो हमेशा कहता है आई एम राइट, आई एम गुड, आई एम ओके, लेकिन यू आर नॉट व्हाट यू आर, यू आर व्हाट अदर पीपल से अबाउट यू। हमेशा याद रखना, आप वो नहीं हो कि जो आप समझते हो कि मैं फन्ने खान हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। आप वो हो कि जो दूसरे आपको समझते हैं कि आप क्या हो। दिस इज योर रियलिटी। सो नाउ डिलीवर इन फ्रंट ऑफ द लाइव ऑडियंस। अब ऑडियंस आपके सामने बैठे हो, सामने डिलीवर करो, गेट द उनसे पूछो एंड इम्प्रूव फॉर द, और फ्यूचर में उसको इम्प्रूव करो एज पर द फीडबैक ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है जी। ओके जी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज जी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जी। ओके हो गया यहाँ तक। तो मैंने पहला आपको कंप्लीट कर दी है स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशंस, एंड नेक्स्ट इज जी टेलीफोन। अब इससे पहले हमने जितनी भी बात की थी वो हमने फेस टू फेस में ज़्यादा बात की थी। अब जो बात कर रहा है वो आईसीटी की बात कर रहा है। ठीक है। अब इसको टेलीफोनिंग के अलावा यहाँ पे इंटरनेट भी ऐड करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये बुक 5-6 साल पुरानी है तो उस वक्त इंटरनेट इतना इन नहीं था, इस वजह से उसने टेलीफोन को मेंशन किया है। ठीक हो गया जी। सो वी आर we all very well know as to how telephonic culture has improved the process of communication। अब आपको पता है कि टेलीफोन ने हमारी कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव कर दिया है। वी ऑल हैव ग्रोन अप यूजिंग इट। अब हम जो हमारी ग्रोथ है पहले हमारी खिलौनों के साथ होती थी, आपको पता ही है बचपन में, ओके। और आजकल जो बच्चों की जो ग्रोथ हो रही है वो मोबाइल्स के साथ हो रही है। ठीक है जी। पहले बच्चों को वो मिट्टी के साथ खेलते थे या डिफरेंट खिलौनों के साथ खेला करते थे, लेकिन अब जो उनका खिलौना है वो मोबाइल है या ये डिवाइसेस हैं। इन दिस एरा ऑफ मॉडर्न बिजनेस नोबडी कैन अज्यूम एनी बिजनेस विदाउट दिस बेसिक फैसिलिटी। आज का कोई भी बिजनेस इसके बगैर सर्वाइव
नहीं कर सकता, टेलीफोन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता, ईमेल के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। सो टेलीफोन सर्विस इज़ यूज एक्सटेंसिवली इवन फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। हम इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए भी टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं। और आजकल इंटरेस्टिंग बात है कि टेलीफोन की जगह पे हम इंटरनेशनल कॉल के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको साथ साथ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ कि पहले टेलीफोन इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब टेलीफोनिक कॉल बड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, आपको पता, लेकिन आप व्हाट्सएप पे कॉल कर देते हैं, आप स्काइप पे कॉल कर देते हैं, आप ईमो पे कॉल कर देते हैं, टैंगो पे कॉल कर सकते हैं, वाइबर पे डिफरेंट एप्लीकेशंस है इंटरनेशनल, आप कॉल कर सकते हैं। तो आप तो yes, so telephonic still is very expensive, so telephonic service is used extensively even for international communication। ठीक है जी। आगे इसके merits हैं, barriers are eliminated between people who are not physically present in a communication process। ठीक है जी। so suppose कोई person यहाँ पे available नहीं है, कोई person आपके सामने available नहीं है, दूसरे शहर में है, दूसरे country में है, या दूसरे वो किसी टाउन कस्बे में है, तो आप उससे जो कम्युनिकेशन फ़ौरन आपने करनी है, तो आपको मूव करने की टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि आपकी बॉडी को स्टिल कर दी है, लेकिन आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में मूव कर रही है। टेक्नोलॉजी का जो मेन बेनिफिट हुआ वो क्या हुआ है कि आपकी आवाज़ जो है, आप मतलब मैं यहाँ पे हूँ राइट नाउ, ओके, या आप अपने घर में हैं लेकिन आप पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रही है, लेकिन आप फिजिकली ट्रैवल नहीं कर रहे। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि आपको फिजिकली स्टॉप कर दिया है, लेकिन आपकी जो वॉइस है वो पूरी दुनिया में उसको स्प्रेड कर दिया है। तो ये कहना चाह रहा है कि बैरियर्स आर एलिमिनेटेड, अब बैरियर्स खत्म हो गए हैं, आप दुनिया में जिस पर्सन से चाहो मुलाकात, जिस पर्सन से चाहो आप बात कर सकते हो। क्विक फीडबैक कैन बी ऑब्टेन, टेलीफोन पे आपको कोई फीडबैक मिल जाता है कि यार अगले पर्सन ने आपकी बात सुन के उसने कैसा रिस्पॉन्ड किया, उसके लहजे से पता चल जाता है कि ही इज़ हैप्पी, ही और शी इज़ हैप्पी और नॉट। सो लॉन्ग डिस्टेंस डोंट मैटर एनी, अब डिस्टेंसेस खत्म हो गए हैं, अब दुनिया में कहीं भी शख्स है तो easily you can connect with that person। ठीक है जी। अब distances are no more। the demerits क्या हैं जी? long distances are not possible, long discussion still not possible। अभी भी बेटा very interestingly, जब आप मोबाइल किसी का मोबाइल नंबर लेते हो या आपने किसी कॉल करनी होती है, तो सबसे पहले आप देखते हो उसका नेटवर्क कौन सा है। सपोज आपके पास यूफोन की सिम है, अगले के पास अगर जोंग की है, टेलीनॉर की, तो आप परेशान हो जाओगे। हम इवन के दूसरे नेटवर्क पे कॉल करना पसंद नहीं करते। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप इंटरनेशनल कॉल्स करना शुरू कर दो, वो तो और एक्सपेंसिव होती हैं। हम ये चैप्टर 9 में पढ़ेंगे कि ये प्रोसीजर कैसे होता है जब हम सेम नेटवर्क पे कॉल करते हैं, डिफरेंट नेटवर्क पे कॉल करते हैं, तो सेम नेटवर्क पे कॉल चीपर्स क्यों होती हैं और डिफरेंट नेटवर्क पे कॉल एक्सपेंसिव क्यों होती हैं। चैप्टर 9 में आपको डिस्कस किया जाएगा। सो लॉन्ग डिस्कशंस आर नॉट पॉसिबल। अभी भी आप सपोज आपने अपने मोबाइल से आपने रिचार्ज कराया 500 का, और अगर आपने दुबई में बात करनी है, सऊदी में बात करनी है, या किसी और कंट्री में बात करनी है, तो आपका 500 का कार्ड ऐसे जाने वाला है, या आपका 100 रुपये का कार्ड तो बिल्कुल आप हेलो आई बोलेंगे तो साथ ही आपका कार्ड फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये कहना चाह रहा है कि लॉन्ग डिस्कशन स्टिल आर नॉट पॉसिबल। अब जो लॉन्ग डिस्कशन हो रही हैं वो इंटरनेट बेस्ड हो रही हैं, जहाँ पे आप व्हाट्सएप पे वगैरह या ईमो पे आप कॉल करते हैं, तो इंटरनेट बेस्ड तो आप लॉन्ग डिस्कशन कर सकते हैं, बट टेलीफोन में इट्स स्टिल नॉट पॉसिबल। इट कैन प्रूव टू बी अ रिलेटिवली एक्सपेंसिव वे टू कम्युनिकेट व्हेन मेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, वही बात है कि जब आपने लॉन्ग डिस्टेंस पे कॉल करनी है तो स्टिल इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये पैकेज उस वक्त नहीं थे, ये पैकेज अभी डिफाइन हुए हैं सेम नेटवर्क पे, डिफरेंट नेटवर्क पे। ओके, पहले सिर्फ PTCL होता था, और PTCL पे भी अगर आपने उस शहर से दूसरे शहर में कॉल करनी है तो फिर स्टिल यू आर सपोज टू पे अ लॉट फॉर दैट। ठीक है जी। सो ये कहना चाह रहा है इट कैन प्रूव टू बी रिलेटिवली एक्सपेंसिव वे टू कम्युनिकेट व्हेन meant for long distances। आगे the second last point, technical problem can cause the communication process really badly। आपको मोबाइल में प्रॉब्लम आ गई, आपको टेलीफोन में प्रॉब्लम आ गई है, या टावर में प्रॉब्लम आ गई है, या जो लाइंस उनमें प्रॉब्लम आ गई है, या सिग्नल पूरे नहीं आ रहे, तो इट कैन बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। द लास्ट बुलेट पॉइंट इज फोन कॉल एट ऑड टाइम्स आर वेरी डिस्टर्बिंग। यार फोन हर एक के हाथ में, कि जिस किसी का दिल करता है तो वो रात को 2 बजे मिला देता है, आप कोई दोस्त यार हैं, किसी का दिल करे तो आप दिन को सोए हुए हैं। अब अगले उसको क्या पता कि आप किस कंडीशन में हैं। और टाइम्स होता है कि वो टाइम जो आपकी अपने मर्जी का होता है, मतलब जो आपकी पर्सनल लाइफ होती है, लाइक आप दिन को सो रहे हैं, या लंच कर रहे हैं, या डिनर कर रहे हैं, या फैमिली के साथ हैं, या अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब अगले पर्सन को नहीं पता आप राइट नाउ क्या कर रहे हैं। उस टाइम पे जब कॉल आती है और फिर आपको पिक करनी पड़ती है, तो वो आपका सारा स्केड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आपका सारा फोकस है ना वो डिविएट हो जाता है। तो ये कहना चाह रहा है कि फोन कॉल एंड ऑड टाइम्स आर वेरी डिस्टर्बिंग। ये वेरी डिस्टर्बिंग होती है कि आप नहीं चाह रहे कि इस टाइम मुझे कॉल आए, लेकिन फिर भी यू गेट अ कॉल। ठीक है जी। सो आई एम डन विद दिस टॉपिक।
So the next topic is, I'm done with this topic. The next topic is, ठीक है, ये 4.5 था, ठीक है जी, ये भी मैंने कर दिया 4.5, और स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशंस भी मैंने कर दी, ये भी कर दिया. तो नेक्स्ट टॉपिक इज जी लिसनिंग इन बिजनेस. जी ये 5 है. अब 4 कितना लेंथी टॉपिक था कि 4.55 टॉपिक इसमें कवर्ड हुए हैं. इट वाज क्वाइट अ लेंथी टॉपिक. द न्यू टॉपिक वी गोना स्टार्ट इज आल्सो वेरी लेंथी टॉपिक, लिसनिंग इन बिजनेस. ठीक है जी, लिसनिंग इन बिजनेस. हम कैसा सुनते हैं बिजनेस में, क्यों सुनते हैं, क्या डेफिनेशन है, दिस वी स्टडी इन लिसनिंग इन द बिजनेस. ठीक है जी. बिफोर स्टार्टिंग आई हैव टू टेल यू समथिंग कि हम दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं सुनने के लिए. एक को बोलते हैं हेयरिंग और दूसरे को बोलते हैं लिसनिंग. व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हेयरिंग एंड लिसनिंग? जी एनी आइडिया, बताएं मुझे, क्या मेन डिफरेंस क्या होता है हेयरिंग में और लिसनिंग में? जी सोचें जरा. बोथ आर सेम. यू विल से प्रॉब्ली यस एंड प्रॉब्ली यस, प्रॉब्ली नो. ठीक है जी. सो हेयरिंग क्या होती है कि सिर्फ हेयरिंग क्या होती है कि आवाज़ पहले कानों तक तो टकरानी चाहिए, कानों तक आपकी आवाज़ पहुंचनी तो चाहिए, इतनी ऊंची आवाज़ हो और इतने क्लियर वर्ड्स हो कि समझ, पहले पता तो हो कि क्या बोला जा रहा है, पहले आपको अंडरस्टैंड तो हो कि यार बात क्या हो रही है, मतलब कोई आवाज़ तो आनी चाहिए. ठीक है. तो वो जो आवाज़ का आना है, ठीक, सिर्फ आवाज़ का टकराना, सिर्फ आवाज़ का कानों के पर्दों तक आना इज कॉल्ड द हियरिंग प्रोसेस. ये एक नेचुरल, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है जो अल्लाह पाक ने डिफाइन की है, जिसमें डिवाइस का चलना, इस कान की डिवाइस का चलना इज कॉल्ड द हियरिंग. ठीक है. अब डिवाइस चल गई है, उससे बेनिफिट भी तो लेना है. सपोज आपके घर में नेट आ रहा है, डिवाइस चल रही है, सिग्नल पूरे आ रहे हैं, और सिर्फ सिग्नल पूरे आना इज नॉट ओके. सिग्नल जो आ रहे हैं उससे फायदा भी तो हासिल करना है. वो जो फायदा हासिल करना है, आपको आवाज़ टकरा रही है कानों के साथ, अब वो उस आवाज़ से फायदा हासिल करो कि क्या बात हो रही है, इसका क्या मतलब है, ये बात क्यों की जा रही है, ये मेरी ज़िंदगी के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है. दिस इज कॉल्ड अ लिसनिंग स्किल. ओके. जिस तरह से देखना, पूरी दुनिया देख रही है, हर एक देखता है, आइज देखना, सी का वर्ड सिर्फ देखना. सिर्फ देखना इज नॉट अंडरस्टैंडिंग. सिर्फ देख लिया आपने, हर चीज को देखते हो, सिर्फ देख लिया, लेकिन देखने के बाद उससे कुछ सीखना कि मैंने क्या देखा, क्यों देखा, इससे मैंने जिंदगी में क्या सीखा, कि इससे मुझे आगे फ्यूचर में क्या लर्निंग हुई. देखिए दिस इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन. तो ये अल्लाह पाक ने आपकी 5 सेंसेस रखी हैं. उन 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके, उसमें से एक डिवाइस की बात कर रहा हूँ मैं, अभी आइज़ की बात नहीं कर रहा, ऑब्जर्वेशन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं कानों की बात कर रहा हूँ. ये अल्लाह पाक की गिवन डिवाइस है जिससे आप दुनिया को समझने की कोशिश करते हो, और जो सबसे पहला समझने की कोशिश करते हो वो कानों से समझने की कोशिश करते हो. ठीक है जी. सो हम आगे पढ़ेंगे. लिसनिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कि आवाज़ का, साउंड का आपके कानों तक टकराना, और फिर उस साउंड को अंडरस्टैंड भी करना कि ये साउंड क्या है, क्यों है, ये अल्फाज क्या हैं, क्यों बोले जा रहे हैं, इनके पीछे मकासद क्या हैं, ये मुझे कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, कैसे मेरी सूदमंद साबित हो सकते हैं. इस कॉल्ड द लिसनिंग स्किल. ठीक हो गया जी. सो मैंने आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बता दिया लिसनिंग की. अब इसको हम डिटेल में गो थ्रू करते हैं. व्हाट इज कॉल्ड आ लिसनिंग स्किल. ठीक हो गया जी. सो लिसन, डेफिनेशन पर आ जाओ. गिव वन अटेंशन टू अ साउंड. किसी की आवाज पे अटेंशन, फोकस, कॉन्शियस हो जाना. किसी की आवाज पे कॉन्शियस हो जाओ. अब आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हो, कई आप में से होंगे भगोड़े, क्लास में कई भगोड़े होते हैं कि वो सुन तो रहे होते हैं लेकिन वो इसको ज़हमत नहीं देते. वो कहते हैं अल्लाह पाक ने 2 कान दिए हैं, इधर से सुनो, इधर से निकाल दो. अल्लाह पाक ने 2 कान इसलिए दिए हैं कि बी में भेजा भी दिया है. यहाँ पे उसको प्रोसेस करो, पहले यहाँ पे उसको प्रोसेस करो, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालना नहीं है उसको. ये प्रोसेसर,
ये अल्लाह पाक ने आपका प्रोसेसर रखा है, जैसे कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है ना, लैपटॉप का प्रोसेसर होता है, जहाँ हर चीज़ वहाँ प्रोसेस होती है, इस तरह से यहाँ पे भी आपने हर चीज़ को प्रोसेस करना होता है। और ये जो प्रोसेसिंग है ये आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाती है। सब मखलूक़ात में जो आपको फजीलत हासिल है वो सिर्फ इस वजह से है कि आप दुनिया की हर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके उसका प्रोज एंड कॉन्स निकाल सकते हो, उसको अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। गल समझ आई? यहाँ तक ओके है? सो गिव वंस अटेंशन टू अ साउंड, किसी की आवाज़ को फोकस करना, कंसंट्रेट करना, कॉन्शियस होना और ये समझने की कोशिश करना कि अगला बंदा क्या बात कर रहा है और वो क्यों बात कर रहा है। भगोड़ा, बिल्कुल, जो भगोड़े होते हैं वो हियरिंग वाले ज़्यादा, आगे हम पढ़ेंगे, भगोड़े जो है ना वो हियरिंग वाले होते हैं कि वो सिर्फ बस सुनते हैं, इधर से सुनी इधर से निकाल दी, ढीठ होते हैं वो। इनफैक्ट the second bullet point is take notice of and act on what someone says, respond to advice or request। और इंटरेस्टिंगली सिर्फ सुनना मकसद नहीं होता, टेक नोटिस ऑफ, हाँ आपने नोटिस तो ले लिया कि अगले बंदे ने क्या बात की, अब ये नेक्स्ट स्टेप है। पहले आप अटेंशन लिया आपने, अटेंशन के बाद आपने उसको अंडरस्टैंड किया, आप नोटिस हो गया आपको कि अच्छा उसने ये बात की है, एंड एक्ट ऑन व्हाट समवन से, और फिर उसके मुताबिक अमल भी करना। और खुदा के बंदा सिर्फ सुनना मकसद नहीं होता। हम लोग ऐसे कैसी कौम है हम लोग, हम कहते हैं सिर्फ सुनो 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 सुनो, रट्टे लगाओ पास करो, रट्टा लगाओ पास करो, 99% मार्क्स लो, 90% मार्क्स लो, पता कोई नहीं होना की पड़े है। और कहना ये चाह रहा है कि सुनना, पहले सुनो, उसको नोटिस करो कि क्या बात चल रही है, फिर उसके बाद उसके मुताबिक अमल भी करो। अमल करना इज मोर इंपॉर्टेंट, उस पर एक्शन भी परफॉर्म करो कि अगला बंदा क्या बात कर रहा है, वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी? सो टेक नोटिस ऑफ एंड एक्ट ऑन व्हाट समवन से, रिस्पॉन्ड टू एडवाइस आर रिक्वेस्ट। तो वो क्या रिक्वेस्ट आपको कर रहा है, वो क्या आपको नसीहत क्या कर रहा है, उसके मुताबिक अमल करो। मेक एन एफर्ट टू हियर समथिंग, मेक एन एफर्ट टू हियर समथिंग, बी अलर्ट एंड रेडी टू हियर समथिंग। ठीक है जी? अब बी रेडी, मेक एन एफर्ट टू हियर समथिंग, आप हियरिंग करने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। एफर्ट, पहले आपको उठना पड़ेगा, अपने बेड से उठना पड़ेगा, लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा, फिर लेक्चर को स्विच ऑन करना पड़ेगा, फिर उसको गौर से सुनना पड़ेगा। सो हियरिंग में यह है कि आप लेक्चर लगा के आप सो गए, ये हियरिंग है। लेकिन हियरिंग को लिसनिंग में कन्वर्ट करने के लिए बड़ी तकलीफ सहनी पड़ेगी। ठीक है जी? बड़ी आपको ना नींद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बड़ा ही आपको दिल बोलेगा, दिल तो आवारा है, दिल तो बोलेगा कभी इधर जाओ कभी इधर जाओ। ठीक है यार, ये कर लेता हूँ, उसको यार उससे बात कर लेता हूँ, यार ये मूवी देख लेता हूँ, यार ये वीडियो क्लिप देख लेता हूँ, यार व्हाट्सएप पे वो उसका मैसेज आया वो पढ़ लेता हूँ, उसको रिस्पॉन्ड कर लेता हूँ। दिल तो ये कहता है, लेकिन कहना चाह रहा है कि मेक एन एफर्ट टू हियर, उस पर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, बल्कि अगर आपने उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है तो आपको फिर बाकी सारे काम अवॉइड करके उस पर फोकस करना पड़ेगा, उस पर एफर्ट करनी पड़ेगी। बी अलर्ट एंड रेडी टू हियर समथिंग, रेडी होना, अलर्ट अलर्ट, यू हैव टू बी अलर्ट। ठीक है? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग, जब आपकी लेक्चर को सुनते हो तो पूरा लेक्चर आप याद नहीं रख सकते, याद रखना, मेरे पूरे लेक्चर को कभी याद नहीं रख सकते। मेरे पूरे लेक्चर में से कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जो आप क्लिक कर जाते हो, और वो जो पॉइंट्स होते हैं पूरा लेक्चर आप उसकी बेस पे याद रखते हो कि यार मैंने लेक्चर 4 में ये पॉइंट सुना था, तो फिर आपको पूरा लेक्चर याद आ जाता है। ठीक है? मैंने यार लेक्चर 10 में ये पॉइंट अंडरस्टैंड किया था, मेरा पॉइंट, तो उसकी बेस पे पूरा लेक्चर आप अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है जी? ये कहना चाह रहा है, बी अलर्ट एंड रेडी टू हियर समथिंग। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से ये डेफिनेशन दी गई है। बिजनेस कम्युनिकेशन आपको बताया था कि जब भी कोई डेफिनेशन लेनी होती है तो आपको सारे रेफरेंसेस बताने होते हैं कि आपने ये डेफिनेशन कहाँ से उठाई है। नेक्स्ट इज जी हियर, पहले उसने लिसन का बताया, अब आई मूव टुवर्ड्स द हियरिंग पार्ट। परसीव विद द ईयर्स, कानों से, सॉरी, परसीव विद द ईयर्स, कानों से रिसीव करना, द साउंड मेड बाय समवन और समथिंग, कि जो किसी ने आवाज़ जो निकाली है या किसी ने आवाज़ को डिलीवर की है, सिर्फ उसको परसीव करना। परसीव होता है सिर्फ हासिल करना, परसीव, मेरे लेक्चर को आप परसीव कर रहे हो, मुझे आप परसीव कर रहे हो, लेकिन मेरे जो परसीव करने के बाद आप मेरे लेक्चर से क्या हासिल करते हो वो एक डिफरेंट डायमेंशन है। तो वो डिफरेंट डायमेंशन जो है वो लिसनिंग में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ तक ओके हो गया? यहाँ तक फाइन है जी? ओके जी? सो द नेक्स्ट इज जी, सो आगे ये थ्योरेटिकल स्टफ है, यू हैव टू बी विद मी।
So listening is a key component of interactive communication process. Okay जी, listening से ही इंट्रैक्शन क्रिएट होती है. मेरी जो आपके साथ जो इंट्रैक्शन बनी हुई है, जो भी राब्ते हमारे इस्टेब्लिश हैं, वो लिसनिंग के साथ है. ओके मैंने दीवारों से बातें नहीं करनी, मैंने सिर्फ खाली कैमरे से बातें नहीं करनी, सिर्फ स्क्रीन से बातें नहीं करनी, बल्कि आप लोगों से बातें कर रहा हूँ. ठीक है, मेरे सामने आप लोग बैठे हुए. ठीक है, आजो कैमरा मेरे सामने है, लेकिन एक्चुअली आप मेरे सामने हो. तो ये कहना चाह रहा है कि लिसनिंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ द इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस. के जो कोई बंदा बात करता है, अगर आप उसकी बात सुनेंगे नहीं, तो फिर तो अगले बंदे नाराज ही होना है. अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, जो आपसे बात डिस्कस कर रहा हूँ, तो फिर सपोज आप मेरे सामने, या सपोज आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहते हैं, आपके फादर आपको कुछ कह रहे हैं ना, आप आगे से बात ही ना सुने, आप मुंह इधर कर लें. वो आपसे बात कर रहे हैं, बेटा बात सुनिए, आप इधर मुंह कर लें, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? तो दसो मुझे क्या इम्पैक्ट आएगा. तो ये कहना चाह रहा है, लिसनिंग इज द की कंपोनेंट ऑफ इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस. लिसनिंग डिस्क्राइब द एबिलिटी टू एक्यूरेटली परसीव मैसेजेस. ठीक है, लिसनिंग डिस्क्राइब द एबिलिटी टू एक्यूरेटली परसीव. के लिसनिंग से आप एक्यूरेटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो कि क्या बात की जा रही है. आप मेरे लेक्चर को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या बात हो रही है. इन द एब्सेंस ऑफ गुड लिसनिंग स्किल, द पोटेंशियल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग मैसेजेस इंक्रीजेस सब्सटेंशियली. ठीक है जी, अगर आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, अगर आपके कानों को प्रॉब्लम है, अगर आप चीज़ों को सही प्रोसेस नहीं कर सकते, अगर आप लेक्चर को सही प्रोसेस नहीं, तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते. चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए आपकी लिसनिंग स्किल फैंटास्टिक होनी चाहिए. दुनिया के बड़े बड़े जो भी लोग बने हैं, वो लिसनिंग स्किल की बेस पे बने. अब सपोज आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या आपने 12 कंप्लीट किया, तो आपने लिसनिंग की बेस पे कंप्लीट किया. अब सुबह स्कूल जाते थे, 2 बजे स्कूल में बैठे रहते थे, अब सारा दिन आपने क्या किया? लिसनिंग. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो स्पीकिंग की बेस पे नहीं बनना, लिसनिंग की बेस पे बनना है. अगर आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो, तो लिसनिंग ज़्यादा करो, और अगर ज़िंदगी में नाकाम होना चाहते हो, तो बोलो ज़्यादा. ठीक है, अभी आपका बोलने का टाइम नहीं है, बोलने का टाइम आएगा. वो कहते हैं ना, अपना टाइम भी आएगा, अपना टाइम आपका आएगा, लेकिन बड़ी मेहनत के बाद आएगा. ठीक है, 8-10 साल मेहनत करोगे, उसके बाद आप इस काबिल होगे कि आप बोल सको. ठीक है जी, अभी बोलने का टाइम नहीं है, अभी सुनने का टाइम. किसको सुनो? उस्तादों को सुनो, बड़ों को सुनो, नसीहतें हासिल करो. द मोर यू लिसन, द मोर यू बिकम सक्सेसफुल. जितना ज़्यादा सुनोगे, आप इतना ही कामयाब जिंदगी में होने वाले हो. यहाँ तक ओके हो गया जी? So, जी, at worst this could lead to a breakdown in communication with the message sender becoming frustrated and irritated. ठीक है जी. So अगर आप में लिसनिंग की स्किल अच्छी नहीं है, so कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी? फिर ब्रेकडाउन. आपको जब समझ ही नहीं आ रहा होगा, तो फिर कम्युनिकेशन क्या हो जानी है? वो ब्रेकडाउन हो जानी है. So sender become frustrated and irritated. जो सेंडर है वो गुस्से में आ जाएगा, क्योंकि अब आपको बात समझ ही नहीं आ रही. एक दफ़ा समझाएगा, 2 दफ़ा. आपको पता है कितनी चित्रौल होती थी आपके बचपन में? होती थी ना भाई. अब भाई एक दफ़ा समझाया, नहीं समझ आई, फिर समझाया, फिर समझ नहीं आई, फिर आपकी क्या ठीक ठाक चित्रौल होती थी. ओके, टीचर भी चित्रौल करते थे. ओके जी, तो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप एक दफ़ा आपको बात समझ में नहीं आई, तो ठीक है, एक दफ़ा समझाओ, 2 दफ़ा समझाओ, लेकिन थर्ड टाइम कोई नहीं समझाने वाला. फिर आपको थर्ड टाइम फिर आपकी जो है ना, वो फिर मतलब यू आर गोना गेट वेरी टफ टाइम. और आपको पता है किस तरह से पनिश किया जाता है हमारे कल्चर में, किस तरह से पनिश किया जाता है. वी हैव वेरी इनोवेटिव वेज टू पनिश आवर चिल्ड्रन एंड आवर स्टूडेंट्स. जी आगे जी. कन्वर्सली गुड लिसनिंग स्किल कैन लीड टू सिग्निफिकेंट बेनिफिट फ्रॉम बोथ इंडिविजुअल्स एंड एम्प्लॉयर्स. जी ठीक है जी. अब अगर आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी है, तो सबसे पहले तो आपको अपनी ज़ात का फ़ायदा होगा. अगर बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें, तो आप जिस बिजनेस में हैं, आप कस्टमर की बात गौर से सुनेंगे, तो सबसे पहले तो आपको फ़ायदा होगा कि आप उसकी बात को अंडरस्टैंड कर जाओगे. फिर जब आपको फ़ायदा होगा और आप कस्टमर के मुताबिक उसको डील करोगे, तो फिर अल्टीमेटली एम्प्लॉयर जिसने आपको रखा है, जो आपका बॉस है, जो आपका मालिक है, फिर उसको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि अब आपने उसकी बात गौर से सुनी, कस्टमर की बात गौर से सुनी, उसके मुताबिक आपने उसको जवाब दिया, कस्टमर हैप्पी होकर गया. और जब कस्टमर हैप्पी हुआ, उसने प्रॉफिट दिया, उसने वो प्रोडक्ट ख़रीद ली, उसने सर्विसेज वो बाय कर ली, और फिर अल्टीमेटली जो बेनिफिट हुआ वो किसको हुआ? एम्प्लॉयर को हुआ, मालिक को हुआ, डायरेक्टर्स को हुआ, आपके बॉसेस को हुआ. तो ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ फ़ायदा इस तरह से, अगर आप अभी सुनोगे, अच्छे वे में सुनोगे, तो सिर्फ आपने सक्सेसफुल नहीं बनना, आप तो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, आपके पेरेंट्स भी साथ प्राउडली कहेंगे, यार मेरा बेटा या मेरी बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए.
ठीक है जी। सो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे जी। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ इज As can be seen from the definition above, listening and hearing are two different yet related process. अब above आपको differentiation हो गया है कि both are interrelated लेकिन different things, यानी दोनों both are interrelated but different thing। के कान होंगे तो आप सुनोगे, सुनोगे तो फिर listening करोगे। कान ही नहीं है, अल्लाह ना करे आप disability है आपके पास ears की, you're not able to listen, you're not able to hear, then you can't listen। आज जिसकी आंखें नहीं है वो क्या ऑब्जर्व करेगा? ठीक है जी। सो फर्स्ट यू शुड हैव दिस डिवाइस होगी तो सिग्नल आएंगे ना बेटा। ओके, अब ये डिवाइस कौन सिग्नल कैच करती है? साउंड सिग्नल्स को कैच करती है। ठीक है, जो ये डिवाइस अल्लाह पाक ने बनाई है आंख, ये भी डिवाइस है, ये इमेजेस को कैच करती है, ये मूवी बनाती है, ये ऐसी है। ठीक है जी, हमारे ठीक है ना, हर डिवाइस के अपने फंक्शन है। ठीक है, ये ऑडियो विजुअल है और ये टेक्स्ट बेस्ड है। ओके, यहां तक फाइन है जी। सो इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट दे आर फ्रीक्वेंटली रिलेटेड टू इनकरेक्टली एज बीइंग सेम। हम मोस्ट ऑफ द टाइम इन दोनों को सेम ही कंसिडर करते हैं, बट बोथ आर नॉट द सेम। ठीक है, हियरिंग एंड लिसनिंग आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स बट इंटर रिलेटेड। दोनों आपस में इंटर रिलेटेड तो हैं। इसकी मैं एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ कि अगर आपने चाय बनानी है, सो दूध और पत्ती, चाय आपकी पत्ती के बगैर नहीं बन सकती, ऐसा ही है ना, और दूध के बगैर नहीं बन सकती। अब क्योंकि एक चीज़ दूसरे के बगैर नहीं हो सकती तो हम ये बोले बोथ आर सेम थिंग्स, बोथ आर नॉट द सेम। पत्ती की अपनी खुसूसियात हैं और दूध की अपनी खुसूसियात हैं। दूध अपनी जगह पे ठीक है और पत्ती अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जब तक दोनों आपस में नहीं मिलेंगे बात नहीं बनेगी। गल समझ आ गई बेटा? यहाँ तक ओके है जी? ओके जी। सो नेक्स्ट इज, सो हियरिंग इज द बायोमैकेनिकल प्रोसेस ऑफ परसीविंग अ साउंड इज जस्ट अल्लाह पाक की बायो इंसानी मैकेनिकल मशीन, अल्लाह पाक की बनाई हुई मशीन है, एक इंसानी मशीन है। परसीविंग द साउंड विद द ईयर, ये एक ऐसी मशीन है कि जो कानों से जो आवाज़ आती है उसको सुनने में हेल्प आउट करती है। हाउएवर लिसनिंग रिक्वायर मच मोर दैन सिंपली हियरिंग अ साउंड। अब जो लिसनिंग है वो सिर्फ सुनने की हद तक फोकस नहीं है, बल्कि एक स्टेप आगे है। आपने सुन लिया, अब उससे एक स्टेप आपने आगे मूव ऑन करना है। इट रिक्वायर्स अ कॉन्शियस एफर्ट। Hearing doesn't require a conscious effort. Interestingly, hearing बस आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। कई ऐसी आवाज़ें हैं, अब देखो आप अगर नोटिस करो, आपको कई आवाज़ें जो पहले फोकस में नहीं थी, अब फोकस में आना शुरू। सपोज मैं जिस कमरे में अभी टीच कर रहा हूँ वहाँ पे एसी चल रहा है, पहले मुझे उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन जो ही मैंने इस पर फोकस किया, कॉन्शियस हुआ, तो वो लिसनिंग में पहले हियरिंग थी, अब लिसनिंग में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो इधर उधर की जितनी भी साउंड्स होती है उनको उनसे फोकस हटा के सिर्फ उस साउंड पे फोकस करते हैं कि जिस पे उनको फोकस करना हो। सपोज आपने अब लेक्चर अंडरस्टैंड करना है, तो आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो सारी हियरिंग्स है। पंखे की आवाज़ है, एसी की आवाज़ है, या बच्चों की आवाज़ है, या फैमिली में किसी को बात उसकी आवाज़ है। अगर आप लेक्चर छोड़ के उस साउंड पे फोकस करना शुरू कर देंगे तो फिर आपका लेक्चर गया, फिर आपकी जो प्रायोरिटी है वो लिसनिंग हो गई। वो लिसनिंग क्या है जी? वो जो पंखे की आवाज़ है, या जो बाहर से आपको आवाज़ आ रही है, बच्चों की आवाज़ आ रही है, फैमिली में किसी की आवाज़ आ रही है, तो वो आपका फोकस ही नहीं है। आपने किस पे राइट नाउ फोकस करना है? लेक्चर पे। तो कहना चाह रहा है कि 99% चीज़ें आपके इर्द होंगी जो हियरिंग बेस्ड होंगी, उसको अवॉइड कर दो और एक चीज़ पे फोकस करो। उसको पहले हियर करो, फिर उसको लिसन करो, हियर करो, लिसन करो, हियर करो, लिसन करो। यहाँ तक ओके है जी। सो हाउएवर लिसनिंग रिक्वायर मच मोर देन सिंपली हियरिंग अ साउंड। ठीक है, आपको साउंड से आगे जाना पड़ता है। सिर्फ साउंड सुनना मकसद नहीं है, बल्कि इससे एक स्टेप आगे है। वो क्या है जी? इट रिक्वायर्स अ कॉन्शियस एफर्ट। आपको बड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा, बड़ा आपको फोकस होना पड़ेगा। एंड एफर्ट टू अंडरस्टैंड, कंसिडर, इंटरप्रेट साउंड। आपको बड़ी जोर लगाना पड़ेगा, आपको बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, कंसिडर एंड इंटरप्रेट इट्स साउंड। ठीक है जी। नेक्स्ट इज लिसनिंग मीन्स नॉट जस्ट हियरिंग द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस बट अ कंसिडरेशन ऑफ हाउ दे आर डिलीवर्ड। अब लिसनिंग में सिर्फ
वर्ड्स और सेंटेंसेस पे फोकस नहीं करना होता, बट अ कंसिडरेशन ऑन हाउ दे आर डिलीवर, बल्कि आपने उस पे फोकस करना होता है कि डिलीवर कैसे किया जा रहा है, इस पे भी फोकस करना होता है। अच्छा, लिसनिंग में सिर्फ आप वर्ड्स पे फोकस नहीं करते, सिर्फ सेंटेंसेस पे फोकस नहीं करते, बल्कि आप इस पे भी फोकस कर रहे हो, आप इसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं आपको किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, मेरा किस वर्ड पे क्या लहजा है, क्या एक्सप्रेशन है, क्या आई कॉन्टैक्ट है। ओके, सो ये कहना चाहिए लिसनिंग मीन नॉट जस्ट हियरिंग द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, सिर्फ आपने वर्ड्स और सेंटेंसेस को नहीं सुनना, बट अ कंसिडरेशन ऑफ हाउ दे आर डिलीवर, कि वो किस तरह डिलीवर किए जा रहे हैं, वो भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये द यूज ऑफ लैंग्वेज एंड वॉइस एंड हाउ द स्पीकर यूजेस देयर बॉडी, वो कैसी जबान इस्तेमाल कर उसको एक्सप्लेन करने में, वो कैसी आवाज़ अपनी मतलब वो उसकी निकल रही है उस मैसेज डिलीवर करने में, एंड हाउ द स्पीकर यूज देयर बॉडी, और उस मैसेज को डिलीवर करने में उसकी बॉडी कैसी यूज़ हो रही है, उसके एक्सप्रेशंस कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डैट इज बीइंग अवेयर ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन मैसेज। ठीक है जी, आप इसके लिए कहना ही चाह रहा है कि जो अच्छे लिसनर्स होते हैं, लाइक आप लोग जैसे बहुत अच्छे लिसनर्स हो, आप जैसे बड़े इंटेलेक्चुअल हो, मुझे पता है आप लोग बड़े इंटेलेक्चुअल हो, बड़े आप शार्प हो, बड़े स्मार्ट हो, तो अब आपकी बेस बन गई है कि अब आप मेरे वर्बल मैसेज पे भी फोकस कर रहे हो कि सर क्या बात कर रहे हैं, और नॉन वर्बल के सर बात कैसे कर रहे हैं, और बात मैं कैसे कर रहा हूँ वो क्या है, वो 93% है। मैं बात कैसे कर रहा हूँ वो क्या है, 93% है। जो बात कर रहा हूँ वो क्या है, वो 7% है। अब आप इतने काबिल हो गए हो, अब माशाल्लाह से आप इतने जो है वो समझदार हो गए हो, ओके, मेरे लेक्चर्स लेने के बाद, कि अब आपको ये समझ लग गई है कि वर्बल को और नॉन वर्बल को कैसे अंडरस्टैंड करना और कैसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और नॉन वर्बल किसको सपोर्ट कर रहा होता है, वर्बल को सपोर्ट कर रहा होता है। जिस तरह से मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे हाथ, मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरा लहजा किसको सपोर्ट कर रहा है, मेरे वर्बल को सपोर्ट कर रहा है। तो नॉन वर्बल इज अ सपोर्टिव पार्ट। 93% आपकी बॉडी आपको सपोर्ट कर रही होती है इन ऑर्डर टू डिलीवर जस्ट दी 7% मैसेज। नेक्स्ट इज so the ability to effectively listen and incorporate the ability to perceive and understand all the components of message both spoken and unspoken। जी, अब जो अच्छे लिसनर्स होते हैं उनमें दोनों स्किल्स होती हैं। ठीक है, जो स्पोकन है वो वर्बल है, वो वर्बल को तो अंडरस्टैंड कर जाते हैं, लेकिन बिटवीन द लाइंस कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो इशारों में की जाती हैं, इशारों में समझनी होती हैं, आंखों में समझनी होती हैं, हाथों के एक्सप्रेशन से समझनी होती हैं। हर बात को समझाया नहीं जाता, क्योंकि ना दुनिया में हर बात को सिखाया जा भी नहीं सकता। कुछ ऐसी बातें समझानी होती हैं कि जो सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज से अंडरस्टैंड की जा सकती है, आपके लहजे से अंडरस्टैंड की जा सकती हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। सो कहना चाह रहा है कि जो अच्छे लिसनर्स होते हैं वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो दोनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं और दोनों को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो बात की जा रही है और जो बात नहीं भी की गई उसमें वो उसका क्या मतलब हो सकता है। बात तो नहीं की, लेकिन उस तरह के एक्सप्रेशन दिए गए, या उस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, या उस तरह का लहजा था, तो उसको भी अंडरस्टैंड करना मस्ट होता है। और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मैसेजेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर, क्योंकि हम सिर्फ वो मैसेज डिलीवर करते हैं कि जिससे हमें कोई नुकसान ना पहुँचे। लेकिन लेकिन मोस्टली हमारे मैसेजेस वो होते हैं कि जो हमारे अंदर की कहानी होती है, जो हम बाहर शो करना चाहते हैं, लेकिन हम बाहर शो नहीं कर सकते कि अगर हमने उसको ओपनली डिस्कस कर दिया तो शायद वी गेट सो मच हार्म। ठीक है, हमें नुकसान उससे पहुंच सकता है। तो हम वो छुपे क्या बोलते हैं उर्दू में, छुपे घटे अंदाज में, ऐसे ही बोलते हैं कि छुपे घटे अंदाज में उसको हम वो डिस्क्लोज कर देते हैं, डिस्कस कर देते हैं। जी नेक्स्ट इज जी, सो यू शुड लुक फॉर इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। अब आपको नोट करना पड़ेगा कि अब ये बंदा जो बात कर रहा है, वो जो बंदा बात कर रहा है और उसके जो एक्सप्रेशन दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर तो एक्सप्रेशन मैच, जैसे मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ और मेरी अपनी ड्रेसिंग ही आपके सामने खराब हो, कैसा लगे? मैं ट्राउजर पहन कर आया हूँ, टी शर्ट पहन कर आया हूँ, शॉर्ट पहन के आया हूँ, और मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा, ड्रेसिंग भी आपको लेक्चर दे रहा हूँ। एक बंदा जो है एक बंदा आपको जो है ना वो लेक्चर दे रहा है हाउ टू बी अ रिच पर्सन, अमीर कैसे बनना है, और वो खुद जो है ना रिक्शे पर आया है, और फिर जनाब उसने उबर कराई है करीब, वो रिक्शे पे जाना या बाइक पे जाएगा, जो बाइक पे आया और बाइक। अब वो भाई अगर आप लेक्चर डिलीवर करना हाउ टू बी अ रिच पर्सन, तो पहले आप रिच बन के दिखाओ। गल समझिए, अगर आप इस पे लेक्चर दे रहे हो हाउ टू ड्रेस अप वेल, तो आपका पहले खुद ड्रेस वेल अप होना चाहिए।
गल समझाई। तो पहले नॉन वर्बल, आप सपोज किसी मस्जिद में आप इमाम लगना चाहते हैं तो आपका पहले वो हुलिया तो होना चाहिए कि लोग देख के बोले यार वाकई मौलवी साहब लगते हैं। तो अब आप वैसे ना लगें, वैसे आपका बिहेवियर ना हो, वैसे आपकी शक्ल सूरत ना हो और आप जनाब बोलें जी, सपोज आप रहते हो किसी कच्चे घर में और आप बोलें जी आई एम सो रिच पीपल और आई एम गोना टेल यू अबाउट द रिचनेस, दुनिया में अमीर कैसे बनना है, ठीक है, रिच लोग कैसे रहते हैं। ये तो इनकन्सिस्टेंसी हो गई ना। फिर तो ये कहना चाह रहा है कि वर्बल और नॉन वर्बल हमेशा मैच करने चाहिए, मैच करने चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहे तो ये आप इसे कहते हैं मुनाफिकत। मुनाफिकत की ये डेफिनेशन होती है कि आप अंदर से कुछ हो, बैक एंड पे कुछ हो, लेकिन दुनिया कुछ और शो कर रहे हो। दैट शुडंट बी द केस। ओके हो गया जी। सो यू शुड लुक फॉर इनकंसिस्टेंसी बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज। फॉर एग्जांपल, इफ समवन एक्सप्लेन हाउ दे आर डेस्परेटली अनहैप्पी एंड डिसअपॉइंटेड, एक बंदा कहता है बड़ा अनहैप्पी हूँ, बड़ा डिसअपॉइंटेड, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड, बड़ा परेशान हूँ, बड़ा गमगीन हूँ। आजकल बड़े आपके शेर व शायरी, बड़े मैसेजेस आपके स्टेटस लगे होते हैं जी, मुझे बड़े, मैं मतलब गमगीन हूँ और बड़ा सैड हूँ, और आपने जनाब दिल लगाया होता है और में तीर चल रहे होते हैं, बार बार सुबह शाम आपके तीर चल रहे होते हैं, जनाब दिल बड़ा जख्मी हुआ है। तो ये कहना चाह रहा है कि somebody saying, बार बार उसका जनाब वो स्टेटस आ रहा है जी, ओके जी, हाउ दे आर डेस्परेटली अनहैप्पी, हाउ इज डेस्परेटली अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड, येट simultaneously laughing until their sides hurt। इतना हंसता है, इतना हंसाता है दूसरों को कि यू नो साइड्स हर्ट्स, कि लोग जो है ना वो लोग जैसे पागल होना शुरू हो जाते हैं, इतना वो हंसाता है उसको। Yet they are sending inconsistent verbal and non-verbal message। इसका मतलब है कि वो जो कह रहा है यार मैं बड़ा गमगीन हूँ, उसने स्टेटस लगाया यार मैं बड़ा सैड हूँ, लेकिन वो अपनी लाइफ में तो बड़ा हैप्पी है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनकंसिस्टेंट बिहेवियर। सपोज पर्सन कहता है आई एम इल टुडे, मुझे बुखार है, उसके चेहरे से लगे कि उसको बुखार है, उसके आप हाथ लगाओ तो ठंडा ठार, ठीक है जी। तो ये तो इनकंसिस्टेंट हो गया कि उसकी बॉडी तो उसका नॉन वर्बल तो बता ही नहीं रही। नॉन वर्बल बता रही है कि ही इज अ हेल्दी पर्सन, बट आप कह रहे हो आई एम नॉट अ हेल्दी पर्सन, मुझे बुखार है, ठीक है जी। ये थोड़ा सा औरतों में थोड़ा सा इश्यू हमारे कल्चर में है, सॉरी फॉर डैट, कि कह जाती हैं कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, लेकिन इतने प्रॉब्लम्स होते नहीं हैं, ठीक है। तो बाय नेचर औरतों में थोड़ा सा ये हमारे कल्चर में ज़्यादा है कि इतना सा कोई प्रॉब्लम भी हो तो यहाँ से ऐसे बन जाता है, इतने से पहाड़ सा बन जाता है, ठीक है जी। सो कीप ऑन अ लाइटर मूड। आई होप दैट फीमेल्स विल नॉट माइंड दिस पॉइंट। ओके जी। सो नेक्स्ट इज प्रोपोर्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। परहैप्स इतना ही टाइम है, यहाँ पे मैं इसको फिनिश करूँगा, आगे लाइक प्रोपोर्शन ऑफ कम्युनिकेशन में फिनिश करूँगा। सो अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑफ एडलर, रोजेनफील्ड एंड प्रॉक्टर, तीन बंदे हैं जी, उन्होंने रिसर्च की है, बड़ी अच्छी रिसर्च की है उन्होंने, तीन बंदों ने मिलकर रिसर्च की है। एडल्ट स्पेंड एन एवरेज 70% ऑफ देयर टाइम इंगेज इन सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि इंसान तो हर वक्त कम्युनिकेशन करता है। यहाँ पे लिखा है कि इंसान, एक एडल्ट जो है वो अपनी लाइफ का 70% कम्युनिकेशन कर रहा होता है। तो 30% किधर गया भाई, किधर गया? ओके खुदारा, इंसान तो 24 घंटे ही कम्युनिकेशन कर रहा है, इंसान तो मतलब 100% ही कम्युनिकेशन कर रहा है, लेकिन जो कहना चाह रहा है कि 70% वो कॉन्शियस कम्युनिकेशन कर रहा है। उसे पता है कि वो क्या कम्युनिकेशन कर रहा है। सपोज उसे पता है कि मैं लेक्चर सुन रहा हूँ, उसे पता है मैं किसी से बात कर रहा हूँ, उसे पता है कि मैं किसी को मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है, उसे पता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। तो 70% तो वो कॉन्शियस 30% जो कम्युनिकेशन होती है वो सब कॉन्शियस होती है कि उसको खुद नहीं पता होता कि वो क्या कम्युनिकेशन कर रहा है। सपोज आप हाथ हिला रहे हैं या आप बैठे बैठे आप सो गए हैं, जो आपको पता ही नहीं चला कि आप सो गए। होता है ना, अपनी क्लास में बैठे होते हैं, जमाइयाँ आ रही होती हैं, सोना शुरू कर देते हैं, लेक्चर ऐसे होते फिर सोना ही आपने, ठीक है जी। तो ये कहना चाह रही है अडल्ट स्पेंड एन एवरेज ऑफ 70% ऑफ टाइम एंगेज इन सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कि जो एडल्ट हैं वो अपना कॉन्शियस, आप लोग जो सोते कम, पता है ना, आप सोते कम, रात को 2 बजे सोते हो, फिर जल्दी उठ जाते हो, तो आपका सोना कम हो गया ड्यू टू टेक्नोलॉजी, माशाल्लाह, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी, कि अब आपका सोना वाकई बहुत कम हो गया है, इस हमें ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा टेंशन है। तो यही कहना चाह रहा है कि अब जो आप कॉन्शियस कम्युनिकेशन करते हो, जो एडल्ट कम्युनिकेशन करते हैं, अब अच्छा बूढ़ों की कम्युनिकेशन कुछ और होती है, बच्चों की कम्युनिकेशन कुछ और होती है, ठीक है। अब बच्चे मोस्टली सब कॉन्शियस होते हैं तो उनका ये रेशियो बहुत कम होने वाला है, और बुजुर्ग जो हैं वो भी, उनकी जो है कॉन्शियस कम्युनिकेशन इससे ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नंबर्स नहीं है, लेकिन एक एवरेज है। एक बात याद रखनी, जब ह्यूमन्स पे बात होगी ना, ह्यूमन्स पे, उस पर कोई नंबर फिक्स नहीं कर सकते हम कि 70% एग्जैक्ट हो गया, किसी पे 60% होगा, किसी पे 80% होगा। अब हर एक की
कॉन्शियस कम्युनिकेशन वो डिफरेंट होने वाली, ठीक है जी। तो ऑन एवरेज वी कैन से 70% दे आर कम्युनिकेटिंग। अब 75%, 70 को कन्वर्ट कर लो 100% में, सो ऑन दिस an average of 45 is spent listening compared to 30% speaking, 16% reading and 90% writing, ठीक है जी। क्या बोला मैंने, इसमें मैं क्या पढ़ रहा हूँ, द प्रोपोर्शन ऑफ कम्युनिकेशन, लिख दूं इसको या चलो बाद में लिख देता हूँ, ठीक है जी। सो सबसे पहले क्या बताया था, प्रोपोर्शन क्या बताया पहले आपको मैंने, 3 लोगों ने रिसर्च की है, प्रॉक्टर, रोजेनफील्ड एंड एडलर ने रिसर्च की है, और उन्होंने कहा जी 70% आप कॉन्शियस कम्युनिकेशन कर रहे होते हो, उसमें जो 45% आपकी कम्युनिकेशन, इसको अगर 100% में कन्वर्ट करें 70% को, तो आप जो 45% कम्युनिकेशन कर रहे हो राइट नाउ, यू आर लिसनिंग, 30% यू आर रीडिंग, 30% you are speaking, 16% you are reading and only 9% you are writing। ऐसा है कि नहीं है? अभी आजकल आप मोस्टली आप सुन ही रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, देखिए आप बड़ों की बातें सुनते हो, तो मोस्टली आप सुन रहे हो लेकिन आप बोलते भी हो, 30% आप बोल भी रहे हो, और आपकी रीडिंग भी माशाल्लाह ठीक ठाक है 16%, लेकिन राइटिंग आपकी सबसे कम है, दैट इज लाइक 9%, ठीक है जी। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट की राइटिंग कुछ और हो सकती है, क्योंकि आपका ज़्यादा काम राइटिंग बेस है, आप QM है, देखिए इंग्लिश है, तो ज़्यादा आपने, तो आगे चल के कैश में आपकी राइटिंग ज़्यादा होने वाली, तो ये ऑन एवरेज है, दुनिया में एक ऑन एवरेज नंबर लिया गया, ये नंबर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन आपने इन नंबरों को याद रखना है, क्योंकि समटाइम आस्क्ड बाय द ICAM, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रोपोर्शन इज आस्क्ड बाय द ICAM मोस्ट ऑफ द टाइम इन द एग्जाम, कि हम कितनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, 70% एडल्ट, उसमें से 45% हम लिसनिंग कर रहे हैं, 30% हम स्पीकिंग कर रहे हैं, 16% रीडिंग कर रहे हैं, और 9% हम क्या कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं। ओके हो गया यहाँ तक जी। उसके बाद जी, फर्दरमोर इट हैज बीन सजेस्टेड दैट पीपल मे ओनली रिमेंबर बिटवीन 25 to 50% ऑफ व्हाट दे हियर। खुदा के बंदो, जितना आप सुन रहे हो, मेरे लेक्चर को सुन रहे हो, कुछ ही देर के बाद 50% तो उड़ गया वो गया। आपने पहले लेक्चर में क्या सुना था, प्रॉब्ली 50%, तो क्या 20% पीछे रह गया होगा, या 10% रह गया होगा, कुछ का तो वो भी नहीं रहा होगा, ठीक है। तो इंसान का माइंड है कि बड़ी जल्दी भूल जाता है। तो कहना चाह रहा है, अगर आपने हियरिंग की है या आपने लिसनिंग भी की है, तो आपने 25 to 50% याद रखना है, और बाकी आपका वो गया, किसी का 60% गया, किसी का 80% गया, हर एक 100% आप याद नहीं रख सकते। आज के लेक्चर को आप 100% याद नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, एक वर्ड को याद नहीं रखा जा सकता। आप अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने इसी लेक्चर का इसको एक्सप्लेन करना है, तो आप 5 मिनट ज़्यादा बात नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंड एक वर्ड को रिमेंबर नहीं रख सकता। ओके यहाँ तक जी। सो व्हाइल लिसनिंग being such a key activity, it is even more critical that employees develop effective listening skill to be able to maximize their performance in the business environment। ये इतनी important skill है, listening skill इतनी important है। खुदारा बिजनेस में आपने ज़्यादा बोलना होता है, ज़्यादा सुनना होता है। आपने क्या करना होता है बेटा, ज़्यादा सुनना होता है। कस्टमर आपके पास आता है, कस्टमर बोलना शुरू करता है, वो जैसे बोलता है, अपने मसले बताता है, तो उसके मुताबिक आपने उन मसलों को हल करना होता है, ठीक है जी। आपकी लिसनिंग स्किल के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, कि कस्टमर आपके सामने आया, बड़ा गुस्से में आया, तो आपने वो गुस्से में बहुत कुछ बड़बड़ा रहा है, बहुत कुछ कह रहा है, तो आपने किस तरह उसकी बात को ठंडे दिमाग के साथ अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए सुनना है, ठीक है, और सुनने के बाद उसको ऐसा रिस्पॉन्स देना है कि वो माइंड भी ना करे और आपका मैसेज भी डिलीवर हो जाए। और जब आपका मैसेज डिलीवर होगा इस तरह से, तो फिर परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी होगी। जब आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे होगा, ऑर्गेनाइजेशन पे होगा, तो उसका बिजनेस एनवायरनमेंट, सारा माहौल एक अच्छा बन जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि आप इतनी अच्छी तरीके से बात कर रहे होंगे कि दूसरे भी सुनने वाले उससे बड़ा इंस्पायर्ड होंगे, बड़ा इंप्रेस होंगे, और आपकी कम्युनिकेशन बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, ठीक है जी। सो आई एम डन फॉर द लेक्चर टुडे। अच्छा, इसके बाद आपको इतना बता दूं कि इसमें मैंने फिर डिफरेंशिएट किया है द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। इसको हमें डिस्कस किया, ऐसा ही है। और उसके बाद जो हमें डिस्कस किया, इंटरेस्टिंगली, द प्रोपोर्शन, क्या डिस्कस किया हमने बेटा, द प्रोपोर्शन ऑफ कम्युनिकेशन। यस, हमने डिस्कस किया फिर
दी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना। द प्रोपोर्शन ऑफ और प्रोपोर्शन हमने क्या पढ़ा है जी? 45% क्या है आपका जी? बताएं 45% क्या है? बोलें 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 45% क्या है? बोल दो क्या है? 45% है आपका लिसनिंग, ये है 45% आपका लिसनिंग। 30% क्या है जी आपका? स्पीकिंग। 16% क्या है आपका? क्या है जी? रीडिंग। और 9% क्या है आपका? राइटिंग। ये तो हमने गो थ्रू कर लिया। आई होप यू अंडरस्टूड। इसको हम करें अगर 45, 55, 65, 75 और 25 कितना हो गया जी? 100%। तो ये आपकी 100% कम्युनिकेशन हो गई। और वेरी इंटरेस्टिंग वो ये बता रहा है जी, आप जो याद रखते हो ओनली 25 to 50%, ये भी सिर्फ वो याद रखते हैं कि जो ध्यान से सुनते हैं। अगर आप ध्यान से नहीं सुनते तो फिर इस रेशो को और भी कम कर सकते हो। और लिसनिंग की सत्यानाश कर दी है किसने? आजकल लिसनिंग की सत्यानाश किसने कर दी है? मोबाइलों ने। क्योंकि आप सॉरी ये 50 है, आगे मैंने 30 लिख दिया था। 25 to 50% आप याद रखते हो, ठीक है जी। सो अब हमारा फोकस क्यों नहीं रहा, हमारी लिसनिंग पे फोकस क्यों नहीं रहा जी? मेन जो प्रॉब्लम आई है वो ड्यू टू मोबाइल, कि आप लेक्चर ले रहे हो, क्योंकि जो कंसंट्रेशन जो स्टार्ट होती है, जो फोकस स्टार्ट होता है वो 5, 10, 15, 20 मिनट के बाद स्टार्ट होता है। मतलब शुरू में स्टार्ट नहीं होता। 10-15 मिनट आप उसमें गौर से देखोगे, उसको सुनोगे, उसके बाद की कंसंट्रेशन स्टार्ट होती है। अब 10-15 मिनट आपने फोकस किया, आधा घंटा आपने फोकस किया, साथ ही बेल बजी, साथ ही नोटिफिकेशन आई, साथ ही आप उठ गए, ओके, तो वो सारा जो फोकस है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। सो ड्यू टू द टेक्नोलॉजी हमारी लिसनिंग स्किल्स काफ़ी हद तक इम्पेयर्ड हुई हैं, काफ़ी हद तक हमारी इम्पैक्ट हुई हैं, ठीक है जी। एनीवेज जी, सो दैट्स व्हाई वी डू जस्ट रिमेंबर नाउ डेज 25 to 50% of what we listen or what we hear. So that's it from my side for today's lecture. Okay ji, very interesting. I hope you would have enjoyed this topic. Okay, you got some new information, very interesting information, difference between listening and hearing. इसी की continuity चलती रहेगी. I will not repeat here the video, क्योंकि इसी को हम आगे repeat करते रहेंगे. Next अभी हमारे 3-4 lecture listening पे चलने वाले हैं. So you will understand exactly what is meant by listening, why we do listening, इसका हमारी ज़िंदगी में क्या impact है, और ये हमें कैसे यहाँ से यहाँ पे ले जाती है, listening है यहाँ से यहाँ पे ले आती है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।